क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था एक बार बताइए। विच इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीपीए, ये हम लोग का किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्या आंसर था बताएं तो। क्वेश्चन नंबर का आंसर था हमारे पास बी। ये हमारा किया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास क्या आंसर था बताएं तो। ए। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा फास्ट फास्ट, आपको समझ आएगा कि हाँ ये वाला किया हुआ था हमारे पास। ठीक है, पहला क्या था कि विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस फॉर दी पीपीएनई कॉस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मुझे दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को देखना था और सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मुझे आइडेंटिफाई करना था इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये सेकंड वाला, क्योंकि पहला तो अप्रोप्रिएट है बिकॉज हमको परचेज प्राइस फ्रेट इंस्टॉलेशन सबको ऐड करना है जो कि जनरल पीपीएनई का रूल है। ठीक है, उसके बाद है परचेज प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द क्लियर टिम्बर रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज अ इनकम। ये अगर किसी साइट पे आप जो है कोई डेवलपमेंट कर रहे हो और डेवलपमेंट पे अगर कोई पहले से कोई चीज़ है और उसको हटाने से, या आप जो है यहाँ पर लग रहा है यहाँ पे एक टिम्बर है जिसको आप बेच के कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो क्या होगा आपके कॉस्ट से रिड्यूस होगा, आपका आपका इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसको आपको, ये आपको रॉन्ग है तो आपको इसको आंसर करना है। फिर बोल रहा है पोस्ट एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट कॉस्ट एडेड। ठीक है, इफ एनी इंक्रीज इन द फ्यूचर वैल्यू, तो ये सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर किसी चीज का एसेट लाइफ अगर बढ़ेगा तो उससे उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फ्रॉम एक्सकेवेशन टू द कंप्लीशन। यस, किसी भी कॉस्ट का पीपीएनई का अगर आपको कॉस्ट लेना होता है तो एकदम इंसेप्शन टू एंड का जो भी कॉस्ट होता है वो आपको लेना होता है। तो पहला का भी गलत है। दूसरा वाला सवाल था जिसमें आप एक पीपीएनई खरीद के लाया था 295,000, जिसके आपका फर्स्ट तारीख के दिन आपका पीपीएनई का वैल्यू 295,000 था, जिसके अगेंस्ट आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 102,000। तो हमने दो तरीके से किया था, आपने भी इस सवाल को किया था, तो मुझे अब दोबारा उसको सेम सवाल को करने का नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता दिया कि जो आपका कैरिंग वैल्यू जितने का आपने एसेट डिस्पोज किया है, वो एसेट आपका जो डिस्पोजेबल है वो है 7,000 का, जो कि आंसर ए बनेगा। ठीक है, अगर इसको आपको देखना है समझना है तो फिर से आप कर सकते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसको हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द कॉर्पोरेशन परचेज द लैंड ऑफ 7, उसके अगेंस्ट लीगल कॉस्ट दिया, उसके अगेंस्ट द क्लियरिंग एंड ग्रेडिंग का कॉस्ट दिया। ठीक है, साथ में डग अ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जब ये किया तो वो लैंड के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा बल्कि वो बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपके पास माइक अगर एक बार बंद कर देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, जहाँ पे सवाल है वहाँ पूछ लीजिए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो लैंड के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्डिंग का कॉस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। ये भी सवाल हमने आपके साथ, हाँ, तो ये, तो हमको जो है डिगिंग का जो कॉस्ट है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। प्रमोद भाई, आपका सर कुछ डिवाइस का इशू है? आवाज सही नहीं, ब्रेक होते हैं, आवाज ब्रेक होते हैं। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि व्हाई इट इज गेटिंग ब्रेक। तो व्हाई यू शुड नॉट शेयर योर एंटायर स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट, ये बोल रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड स्क्रीन आपको शेयर करना चाहिए। तो ये सेलेक्टेड स्क्रीन अगर मैं शेयर करेगा, ठीक है, तो शायद हमारा आवाज जो है ब्रेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर
डी, दो का आंसर था ए, तीन का क्या आंसर है बताइए तो। इनका आंसर क्या है हमारे पास, इनका आंसर हमारे पास बी है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी हमारा पहले से किया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, बोला इक्विपमेंट में 1 लाख का लाया, 10 साल की लाइफ है, 15% 15,000 सालवेज वैल्यू है, अब हमको डेप्रिसिएशन अंडर डबल डिक्लाइनिंग मेथड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा हमारे पास, ये भी कैलकुलेशन हमने उस दिन करके बताया था, तो इसका आंसर हमारे पास था उस दिन सी। 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारा पहले से किया हुआ है। अब सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है क्या है कि आपके पास कोई 5 इयर्स का प्लान है, इफ एसेट विद अ 5 इयर्स लाइफ सोल्ड इन द सेकंड ईयर, हाउ डज एक्सीलरेटेड कॉस्ट, ठीक है, वर्सेज स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में आपको इम्पैक्ट चेक करना था। उसके लिए भी हमने एक न्यूमेरिकल करा के आपको चेक कराया था कि एक्चुअल इम्पैक्ट अगर डीडीएम यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे तो क्या होगा। ये भी हमारा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमने आंसर बताया था, इसका आंसर होगा बी, ये भी हमारा रिपीटेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एन एसेट टू बी क्लासिफाइड पीपीएनई। तो इसमें से मुझे देख के बताना था कि कौन ऐसा कंडीशन है जो रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी एसेट को पीपीएनई में क्लासिफाई करने के लिए। तो नॉली परचेज, तो ये हमारा क्वेश्चन जो 6 था उसका हमारा आंसर था, इसका भी हमारा आंसर बी बनता है। उसके बाद हम आते हैं 7 का, ये भी हमारा किया हुआ क्वेश्चन था, तो 7 का हमने आंसर निकाला था, इक्विपमेंट कॉस्टिंग ऑफ 1 लाख रुपया, जिसकी लाइफ है 10 साल की, 9 सालवेज वैल्यू है, एक्सपेंस एज ए ईयर्ड है। अब उसको 3 साल के बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो हमको एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, वो हमको ब्रिंग बैक लाना है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल्स को, उसके लिए हमने फुल वर्किंग फुल कैलकुलेशन करके बताया था, लेकिन बताया था कि आपको करेक्ट करने के लिए कितना से एसेट को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रिटर्न अर्निंग को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने बताया था आंसर, तो 70,000 आया था, तो 7 का आपका आंसर क्या बना था, आंसर बन गया था बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमने कराया था, 8 में बोला था कि भाई मशीन परचेज फॉर 50,000 5 इयर्स का है, 9 सालवेज वैल्यू, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यहाँ पे यूज करना था। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट यूज करने के बाद हमको बताना था कि भाई हमारे पास 5वें साल फर्स्ट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया था, 50,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 किया था, ठीक है, जो कि 16,000 के आसपास हमारा आंसर आया था। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सी आया था, ये भी हम पहले क्लास में करवा चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि अ कंपनी मेड द रिपेयर, ठीक है, 47,200 एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ 20,000, और इलेक्ट्रिकल अपडेट किया था, बहुत सारा खर्चा किया था, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट गैप के हिसाब से क्या करना था, तो इसमें हमको बताना था कि भाई एक खर्चा ऐसा है जो पेंटिंग का खर्चा था, जिसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, बाकी सारे खर्चे से हमारा क्या हो रहा था, एसेट की लाइफ इनहांस हो रही थी, मतलब बाकी खर्चे से हमारा क्या हो रहा था, एसेट की लाइफ सही हो रही थी। इसका मतलब है कि सबको इनहांस करना था एक्सेप्ट पेंटिंग, यानी कि हमारा आंसर 9 का सी आया था, 9 का सी आया था, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट पेंटिंग, सॉरी 9 का डी आया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, बोला इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ था जब रेडी टू यूज हो जाता था तब तक हम उसको, या कैपिटलाइज जब तक एसेट कंस्ट्रक्टेड फॉर ओन यूज, ठीक है, ओन यूज, ठीक है, तब तक वो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो हमारा आंसर 10 का सी आया था। फिर आगे का जो सवाल था वो मैंने बोला था कि आज आप प्रैक्टिस कर, नहीं हम 15 तक कर दिए थे। उसके बाद हमने 11 का बोला था, आफ्टर 4 ईयर 1 लाख एक्सपेंड टू ऑटोमेट द इक्विपमेंट, इससे उसकी वैल्यू इन्हांस हो गई, तो अब उसको क्या करना था, ठीक है। नो लाइफ एक्सटेंशन है, पर फिर भी आप उसको क्या करते हो, उसको क्या एक्सपेंस कर सकते थे, सेपरेट अकाउंट बना सकते थे, अलोकेट करना था, और लास्ट में क्या करते, डेबिट टू पीपीएनई, यानी उसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करना था। तो आपका क्या आंसर आया था इसमें,
आपको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करना था, यानी कि 11 का आंसर हमारे पास बनता था डी। अब सवाल बनता है कि 12 भी हम करवाया था कि थीम पार्क में हम कुछ काम करवा रहे थे, ठीक है, तो थीम पार्क में राइड हो रहा था जो कि परचेज किया था हमने 8 लाख का, डिलीवरी हमारी 50,000 थी, तो 850,000 70,000 का हमारा वो था, तो 850 प्लस 70 920 के आसपास हो रहा था। फिर उसके बाद ट्रेन रन 40,000, ठीक है, उसके बाद है एंड 10 रन भी तो 40,000 यानी 850 860 960 के आसपास हमारा कॉस्टिंग बन रहा था। उसको 5 इयर्स का स्ट्रेट लाइफ पे हमको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना था, तो अगेन यहाँ डिवाइड बाई सारे को टोटल करके डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 5 करना था। तो 12 का भी आंसर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 12 का आंसर कितना आया था बताइए, कैलकुलेशन करके एक बार चेक कीजिए क्या क्या बनता था। 8 लाख 50,000 70,000 नॉट 20 प्लस डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास, लेकिन ये हम कब खरीद के लाए थे, 8,50,000 70,000 40 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, नहीं हमको स्ट्रेट लाइन बताना था, सॉरी, तो 1 192, तो 192 कैसे आ रहा था, 900 टोटल में 960 है ना। अच्छा 960 है, 8 लाख ट्रायल रन का कॉस्ट ऐड करते हो 50,000 920 है ना टोटल, ट्रायल रन का कॉस्ट नहीं है, ट्रायल रन का कॉस्ट तो ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करेगा तो 960 आएगा, 960 आएगा ना, लेकिन 960 तो आएगा, और क्या था इसमें 800 डिलीवरी प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रायल रन, यही तो होगा डिवाइड बाय 5, 184 आना चाहिए, बी आना चाहिए इसका आंसर। आंसर तो 960 है, ट्रायल रन ऐड नहीं करेगा तो 184 आएगा, तो ट्रायल रन तो ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि वो रेडी टू यूज से पहले का कॉस्ट है ना, क्योंकि तो सही तो है, तो 188 आना चाहिए इसका आंसर। ट्रायल रन ऐड करेगा तो 192 आएगा, तो ट्रायल रन ऐड करना है भाई, ट्रायल रन यहाँ पर है 192 हाँ, तो ट्रायल रन यूनिट टू ऐड ना, हाँ ठीक है, तो 12 का आंसर हमारे पास सी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 का आंसर, 13 का आंसर बताएंगे, 13 में हमने क्या बोला था, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट हिस्टोरिकल एंड पीपीएनई कॉस्ट, तो पीपीएनई के कॉस्ट से रिलेटेड इसमें से जो अप्रोप्रिएट नहीं है, हाँ परचेस प्राइस विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएट माइनस करना पड़ता है, तो वो सही है, तो यानी कि 13 का आंसर हमारा डी आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास जो सवाल बना 14 नंबर में क्या बोलता था, अबेंडेंट क्वेरी है, ये हमारे पास क्वेश्चन हमने मैथमेटिकली करके बताया था, तो 14 का आंसर भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर एक बार चेक कर लेंगे, 1,20,000 रुपया जो है, सॉरी 1,20,000 जो है, जिसकी 20 साल की लाइफ है, साथ में उसमें 5 लाख यार्ड स्क्वायर यार्ड क्यूब जो है, उसमें वो है क्या नाम है, क्वांटिटी ऑफ कोल है, उसमें से 350 यार्ड क्यूब जो है टोटल वैल्यू में है, और 350 जो है ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। द नेट 5th ईयर में बताना है नेट वैल्यू एट 5th ईयर अंडर दी, इनके अभी हम 3 साल पे बैठे थे, 5 हमको 20 ईयर्स की लाइफ है, जिसमें हमने 500 परचेज
एंड इतना यार्ड वॉल्यूम हमारा क्या हो गया था क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया इसको कॉपी करने में। 360 है। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ये हो गया था कि जब हम खरीदा था 1.2 मिलियन का, ठीक है, फ्रेश क्वेरी खरीदा था, और साथ में हमने इसमें टोटल जो है इतना, जब हम परचेज किया था तब उसमें 500 क्यूब जो है उसका, जब मैं परचेज किया था तो 500,000 यार्ड क्यूब उसकी क्वांटिटी थी, ठीक है। एंड उसमें से एंड 300 जो 5th ईयर पे ऑलरेडी वो हो चुका है, इसका मतलब कंज्यूम कर लिया हमने, निकाल लिया, तो बाकी जो बचा उसका वैल्यू मुझे बताना था। 350 कंज्यूम हो गए तो बैलेंस 360 आएगा, तो उसी का सिर्फ हमको वैल्यू बताना था। ओके, सो 500 है टोटल यील्ड, इसमें 350 कंज्यूम हो गया ना, सो 100 का हिसाब से करेंगे तो 840 कंज्यूम हो गया। तो ये सवाल जब मैं कॉपी किया ना तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ये हो गया कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 350 यार्ड बचा हुआ है, यानी वनली कंज्यूम इज 150, तो देयर इज अ मतलब क्वेश्चन कॉपी करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसमें हम जो है ओल्ड क्वेश्चन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास 840 बचेगा। अगर इतना जितना क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया उसके हिसाब से जब कॉपी करेंगे, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5 में से ऑलरेडी कंज्यूम कितना हो गया 300, 150 बच गया, ठीक है। तो 1.2 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.5, यानी कि अब जो वैल्यू बनना चाहिए 1.2 मिलियन डिवाइड बाई 5 इंटू, यानी अब जो वैल्यू बनना चाहिए 360,000 बनना चाहिए विद दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब अब जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, अब जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन जब कॉपी किया तो वो क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। 15 नंबर सवाल में बताएं, बोला मशीन 3 लाख का है, 2000 का उसका लाइफ है, 3 साल पे 70,000 है, तो सैलरी वैल्यू है, ठीक है। ईयर 1 का यूजेस दिया हुआ है, ईयर 2 का यूजेस दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें बताना है कि ईयर 2 का भी यूजेस है, तो हमको ईयर 2 का डेप्रिसिएशन बताना है, ठीक है। ईयर 1 500,000, ईयर 2 700,000, तो मुझे बताना है कि ये इसका जो है कितना डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो टोटल आवर हमारा कितना है 2000 घंटा, ठीक है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 2000 घंटा पर आवर का जो हमारा कॉस्टिंग मिलेगा वो कितना मिलेगा 150, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमने कितना घंटा यूज किया 700 आवर्स यूज किया, इसका मतलब 1,05,000। तो डी आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर टोटल हमारे पास 2000 घंटा है। साल्वेज वैल्यू, अच्छा साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे ना, तो 3 लाख माइनस 70,000, साल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद 230 बचेगा। 230 को हम डिवाइड बाय 2000 घंटा करेंगे, तो पर घंटे का कॉस्टिंग 11.50 यानी 115 रुपया मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय इंटू 700, सेकेंड ईयर में 700 का, तो 80,500 इसका आंसर बनेगा, जो कि सी आएगा, ठीक है। तो हमारा 15 का आंसर कितना आएगा सी आएगा, 15 का आंसर क्या आएगा सी आएगा। अब मैंने फर्स्ट ईयर कितना कंज्यूम हो गया 500, सेकेंड ईयर कंज्यूम हुआ आपको 700, 700, तो थर्ड ईयर का कंजम्पशन मैंने नहीं लिया। टोटल आपके पास जो है 3 साल की लाइफ है, 2000 घंटा चलेगा मशीन, बाकी 800 घंटा है ना, बाकी हम 800 घंटा नहीं लिखा ना भाई, I don't write, I only copied the required question, relevant information, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड है, ओरिजिनल क्वेश्चन से थोड़ा ये मॉडिफाइड है। ओके, आंसर कैसे कैलकुलेट किया, सॉरी। See what I did here, first of all, अभी ये कॉस्टिंग मशीन का कितना है
3 लाख 240 नहीं, 240 लाख अरे नहीं, 300। 300 सालवेज वैल्यू कितना, 70,000। तो 300,000 माइनस 70,000, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना है, 230,000। 230,000 और टोटल लाइफ का उसका एसेट में 2000 घंटा चलेगा। 2000 इज द लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, तो डिवाइड बाय 2000, यानी हर घंटे के लिए 115 रुपए का उसका कॉस्ट डेप्रिशिएट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में कितना घंटा चला, 700 आवर्स। तो 700 आवर्स के साथ कितना डेप्रिशिएट होगा उस साल पे, 80,500। sorry, I was calculating the net thing. क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आप बात बोल रहे ना कि 800 आवर्स बचा हुआ है, थर्ड ईयर में यूज हुआ, दैट वाज देयर विद द ओरिजिनल क्वेश्चन। ये एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 16 बताओ फटाफट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ रिवर्स कैलकुलेशन। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। मैंने कहा आपको देख लिया जाए। अरे भाई तो मिलते नहीं, एकदम स्मार्ट हो गया हूँ भाई, देख ले। स्मार्ट नहीं होंगे, मुझे लग रहा मोटे हो गए आप। अरे हाँ यार, वो थोड़ा, चलो इस अभी वीक में एक दिन स्पोर्ट्स जा रहा हूँ, एक हफ्ता में दुबला भी हो जाऊंगा, एक आध महीने में। स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, माशाल्लाह। जरूरी है। और कैसा चल रहा है बाकी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं? गुड गुड गुड। अरे ओमान में तो बहुत खतरनाक चेंजेस आ गया भाई, बोल रहा है 1 सितंबर से जो है बिना प्रॉपर सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन के वो लोग 7-8 मतलब कम से कम 10-12 प्रोफाइल पे तो जॉब ही नहीं देंगे, उनका वीजा ही प्रोसेस नहीं करेंगे। आपको पता है? नहीं, क्या चेंजेस आया मुझे नहीं पता। तो कंसल्टेंसी में आपको तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता जो है ना। ओमान न्यू लॉ दिखा दे रहा हूँ, ओमान न्यू लॉ फॉर प्रोफेशनल इन फाइनेंस एंड अकाउंट में से ले। मस्कट सिटी मैंडेटरी बता दो। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा होगा, समथिंग एल्स। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। मैं कर दे कर तो ये देखिए,
ये ओमान का मस्कट टाइम है। मस्कट टाइम में 15 जुलाई के दिन, यानी 15 जुलाई का मतलब कल, 2 दिन पहले, ओमान मेक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी। ताहिर भाई, ओमान मेक सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, 15 जुलाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या उन्होंने फील्ड रखा है, फील्ड देखोगे तो सर्टिफिकेशन नहीं बता दे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये मैंने अभी उसको भी ये किया, अभी अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अपने किधर भी डाला नहीं है 100%। ठीक है, बट अभी मैंने जब एनालाइज करके बताया हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले प्रोफाइल तो देख लें क्या क्या चीज़ के लिए चाहिए। इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, टैक्स मैनेजर, सीएफओ, एक्सटर्नल ऑडिट मैनेजर, इंटरनल ऑडिट मैनेजर, सीनियर इंटरनल ऑडिट, फाइनेंस कंट्रोलर, सीनियर एक्सटर्नल, हेड ऑफ इंटरनल, सीएफओ, अकाउंट टेक्नीशियंस, assistant external auditor, assistant internal external audit and chief audit executive। तो ये सारे जो 20 प्रोफाइल हैं जो हम लोग के इंडस्ट्री के 20 प्रोफाइल के लिए सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, और जो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी किया है उसकी लिस्ट में जो है सीएमए है, एसीसीए है, सीएफए है। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन? अरे भाई उसके लिए कंपलसरी है या कोई भी? नहीं, मिनिमम आपके पास नहीं नहीं, ऐसा वो कैसे सेट कर सकते हैं। फिर बाकी जो है ये कम से कम आपका सिर्फ जो एकेडमिक्स है ना, ग्रेजुएशन, उस पर कम नहीं होएगी। ये सारे प्रोफाइल में अगर काम करना है इसका मतलब है यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखिए, द मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल इंडिविजुअल employed in accounting and finance enrolled in Oman. According to the ministry, the move is aimed for enhancing the professional standard and the workforce quality. The new will apply both new hire and the current employee in this sector. इसका मतलब है कि जिनका रिन्यूअल होगा उस सारे बंदे को चाहिए होगा। The certificate must be obtained from the sector skill unit for accounting, finance, auditing and submit as a part of application of the new work permit for the renewal. The work permit will not be issued or renewed after the effective date without the approved certification. This move is a part of the broader national effect to standardize the qualification by the key economic sector and ensure the professional meet recognize the competency standard. The employer are urged to take the immediate action to ensure all staff obtain the necessary certification to remain compliant, the ministry added। अब इसमें जो कंपलसरी जो सर्टिफिकेशंस है, जिसमें जो हम लोग जो जो 5-6 जो इमीडिएट जो आपका सर्टिफिकेशंस है वो है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। For the finance, the several internationally recognized and local certifications are enhanced your qualification. Some popular options include the CFA, CMA, and CPA, and other relevant include the ACCA, Diploma in Finance, RFQ Level 2, Level 3, and Level 4, and Certificate of Financial Modeling Valuations. Additionally, bachelor degree and master degree additionally are often required or preferred। तो यानी कि आपका अब वो मास्टर्स और BA और MBA और MCOM वो जनरल इसमें रख रहे हैं, अभी भी अब उनको उसमें नहीं डाल रहे। ठीक है, सर्टिफिकेशन क्वालिफाइड सर्टिफिकेशंस के अंदर में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मूव हो गया। हाँ, लेकिन ये आपको पता है गल्फ में बहनों की बहने हैं, एक ने इम्प्लीमेंट किया तो ये सारे कर देंगे। वैसी बात है तो फिर क्या होगा। एक तो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट क्या बनने वाला है, एक तो जिन्होंने ले लिया
वो तो चलो ठीक है, जो नहीं लिए ना उनका लाइफ पूरा मिजरेबल हो जाएगा, उनकी पूरी पैनिक हो जाएगी सिचुएशन, बिकॉज ये है थोड़ा सा बड़ा, ये मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल न्यूज बेसिकली। जब मुझे पता चला तो मैंने इतना उसके ऊपर पूरा समझ समझ के रिसर्च करके मैं बोला यार तो बड़ा न्यूज हो गया ये, लोगों को लग नहीं रहा था कि ये चीजें हो जाएंगी, एंड स्पेशली किसी को कोई काम नहीं समझ में आ रहा था वो लोग फाइनेंस सीख के आके फाइनेंस में लग जाता था। ऐसा ही है। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगा। क्या बोलना, बोलिए। आप सही बोल रहे हैं। ओमान ने एक और भी इंट्रोड्यूस कर दिया ना, गल्फ में इनकम टैक्स भी उन्होंने लॉन्च कर दिया रिसेंटली, 2026 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग। और अभी जैसे एक यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, तो कॉर्पोरेट टैक्स को सही से समझिए करने के लिए अगर आप प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे नहीं हैं तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल्ड है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। अब मैं नहीं बोलता कि एकदम इंडियन इनकम टैक्स के बराबर पे है, बट इतनी सारी चीजें हैं विच यू कैन नॉट डू, और बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो बेसिक क्वालिफिकेशन में आदमी का क्वेश्चनिंग माइंडसेट नहीं डेवलप हो पाता। सही बोल रहे हैं। समझे। और बाकी सब अच्छा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब अच्छा है। तमाम से बात हुई कोई आपकी? इन दिनों जब वो घर से गया तब से एक बारी बात हुई है, कहाँ बात हाँ, इंडिया गया उसके बाद मेरी भी एक ही बार बात हुई व्हाट्सएप पे। तो बात नहीं हो पाई। बताएं प्रमोद भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए भाई। क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूजन तो रहेगा ना, थोड़ा सा उसको स्क्रिबल कीजिए ना कुछ तो समझ में आएगा। अब आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं आपके सामने एक्सेल कर रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नहीं कैसे, मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ भाई। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है आपका, अभी आपका स्क्रीन ला दिया, ठीक है। नहीं आ रहा है इसमें। आएगा भाई साहब, आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 का मैं स्क्रीनिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 10,000, ठीक है। पीपीएनई सोल्ड कितना, 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 30,000। गेन कितना, 1,000। पीपीएनई वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 80,000, ठीक है, सही ना। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है ना। ओपनिंग बैलेंस आपके पास कुछ है क्या? ठीक है, यहाँ पे है कॉस्ट, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा नेट भी ले लीजिए आप। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना किया आपने, 10,000, ठीक है। फिर बोला आपने पीपीएमई सोल्ड, कॉस्ट कितना, यानी डिस्पोजल, डिस्पोजल डिस्पोजल कितना, यहाँ पे आपको कॉस्टिंग कितना ले रहे हैं,
20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यानी नेट कितना का 20,000 21,000 के लिए सेल किया है। ठीक है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं, क्योंकि जब भी कोई एसेट डिस्पोज होता है तो हम उसको माइनस में ही लिखते हैं ना। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जब आपने बेचा है तो आपको गेन हो गया। क्या हो गया? गेन हो गया। इसका मतलब ये है कि जब गेन होता है तो वो कौन से साइड पे लिखते हैं? डेबिट क्रेडिट वाले जब सिचुएशन में आप जाते हैं, क्रेडिट है ना, यानी कि एक्चुअल में डिस्पोजल जो हुआ है वो, यानी अगर डिस्पोजल की वैल्यू अगर मुझे लिखनी चाहिए तो कितने की लिखनी चाहिए? 21,000 की लिखनी चाहिए ना, क्योंकि और फिर माइनस में 1,000 लिखना होगा, यानी ओपनिंग वाला साइड है ना। अभी अब मुझे ये बताएं कि आपका जो नेट कैरिंग वैल्यू है वो क्या बोल रहा है? इंक्रीज हो गया। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कोई वैल्यू क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। ठीक है ना। एक्स में से ये दो माइनस हो गया, और जो नया क्लोजिंग वैल्यू निकला वो क्या निकला? वाई। क्लोजिंग वैल्यू क्या निकला आपका? वाई। अब ये बोल रहा है कि PPNE कैरिंग वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 80,000, तो यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट? 80,000। भाई जो ओपनिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 80,000। इसका मतलब कि अब कुछ भी पीछे से अगर आप आए तो अभी जब ये y जब हम फॉर्म कर रहे थे तो y का मतलब क्या हो रहा था? y को हम कैसे लिख रहे थे? x माइनस 30,000, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा भाई साहब? x y, ठीक है, ये तो हुआ माइनस हमारा x है। ये करने का मतलब ये हो गया कि अगर हम x को यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, अब x y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया, x का वैल्यू x रहने दिया, इज इक्वल टू 80,000। अब इसको आपको सॉल्व करना था। यानी कि 110,000 का एक्चुअल में वैल्यू एडिशन हुआ। कितने का? ओपनिंग एंड, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के सारे प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 110,000 का हुआ है। ठीक है। एक तो ये तरीका था कि 30,000 मैंने माइनस किया और 80,000 का मैंने डिफरेंस मेरे हाथ में रजिस्टर हो गया, जो कि इंक्रीज हुआ है। कैरिंग वैल्यू पूरा का पूरा कैरिंग वैल्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो देयर इज अ वन वे कि मैं एक जितना का इंक्रीज हुआ उतना ही का मेरा PPNE परचेज हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना ओपनिंग का डिटेल दिख रहा है ना क्लोजिंग का दिख रहा है, और जितना हमने अभी इस साल में माइनस किया है उतना को हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा करेंट ईयर का परचेज कितना है। तो
तो करेंट ईयर का परचेज इज 110,000, ठीक है। तो करेंट ईयर का जो परचेज है वो है 110,000, ठीक है, प्लस परचेज प्लस ई। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये x से x कट गया, 30,000 इधर चला आया और आपका आंसर बन जाएगा P इज इक्वल टू 80,000 प्लस 30,000, जो कि परचेज आपका बनेगा 1,10,000। अब इसको फिर से मैं आसान कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये है आपका ओपनिंग विच यू डोंट नो, ठीक है। ये है आपका डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ, ये है डिस्पोजल जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्लोजिंग वैल्यू y है। इसके बीच में हमारे पास एक वैल्यू एडिशन हुआ है एसेट परचेज, एसेट परचेज जो कि आपके पास नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको हमने p ले लिया। अब बोल रहा है कि x यानी क्लोजिंग वैल्यू y माइनस x इज इक्वल टू 80,000। तो y तक आने का जो प्रोसेस है वो क्या है, x में से 30,000 माइनस होगा, प्लस परचेज होगा, माइनस x करेंगे तो मुझे पता चलेगा 80,000। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे पता चलेगा परचेज जो है वो 1,10,000 का हुआ है। इससे आसान कैलकुलेशन आपका नहीं बन सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे टू इंटरप्रेट योर क्वेश्चन। ओपनिंग प्लस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल प्लस परचेज इज इक्वल टू क्लोजिंग वैल्यू। आपने उसको इक्वेशन में लिख दिया और सॉल्व कर दिया। और आप बोलेंगे एग्जाम में ये सब कैसे हो पाएगा, तो एग्जाम में ये ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका माइंड थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन, चाहे वो हॉक उठा लीजिए, वाइली उठा लीजिए, आप ग्लाइम उठा लीजिए, या कोई भी आप एप्लीकेशन उठा लीजिए, सब में है। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन इज अ मास्टर क्वेश्चन, जो एक आदमी को आप उठा के दे दीजिएगा तो वो कैलकुलेशंस इसमें से ऑब्जेक्टिव देख के भले कर ले, लेकिन उससे बोलिएगा कि कागज पे लिख के कर दो, तो वो शायद न कर पाए, ठीक है। इसमें से ऑप्शन उठा के वो कोशिश कर देगा, देन ही विल फाइंड के हाँ 16 का सी आंसर है, लेकिन कागज पे लिख के जैसे अभी हमने किया वो करना मुश्किल हो जाएगा बिना प्रैक्टिस के। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए तो क्या बोलता है भैया। स्ट्रेट लाइन फॉर रिपोर्टिंग एक्सेलरेटेड फॉर straight line for reporting accelerated for tax, which balance is lower in tax statement। पहले सवाल समझे, पहले सवाल समझे या नहीं समझे वो बताएं। क्लास बीपी कम होगा डी। नहीं, 17 नंबर का सवाल समझे हैं क्या? भाई 17 नंबर का सवाल समझे हैं, क्वेश्चन आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? भाई सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा कोई भी एक्सेलरेटेड मेथड जो आप यूज कर रहे हो। अब आपको बताना है कि विच बैलेंस इज लोअर इन दी टैक्स स्टेटमेंट। तो स्ट्रेट लाइन यूज करोगे, एक्सेलरेटेड यूज करोगे, तो कौन सा आपका बैलेंस लो होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपके टैक्स स्टेटमेंट में। तो रिटेन अर्निंग कम कैसे होगा, हमको थोड़ा सा
लॉजिक बताइए, हमको नंबर्स पे बताइए। मान लो हमने कोई एसेट खरीद लिया था 10,000 का, ठीक है, 10,000 का, दोनों में 10,000 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉर रिपोर्टिंग एंड एक्सेलरेटेड फॉर टैक्सेस, विच बैलेंस इज लोअर फॉर टैक्स स्टेटमेंट। तो पहले तो मेरे पास दो मेथड है। अब हम अगर लाइफ मान के चल रहे हैं 10 साल, यहाँ पे लाइफ मान के चल रहे हैं, अब ये एक्सेलरेटेड है, तो जनरली आप दो मेथड्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। या तो आप डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर लीजिए, या फिर आप सम ऑफ ईयर्स डिजिट यूज कर लीजिए। अभी क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है हम एक बार डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर ले रहे हैं। तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड में सिंपली हमारा जो है डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बताएं? हमारा डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात, 20%। मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ 20%। तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस, इसका मतलब यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000, जबकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस कितना हो जाएगा 2,000। अब हमारे पास कोई रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू मान लो हमारे पास हुआ है पहले से कोई एक 5,000 की रेवेन्यू है। तो अब जो नेट प्रॉफिट जब रिपोर्ट होगा तो इसमें ज्यादा नेट प्रॉफिट रिपोर्ट होगा। 5,000 के रेवेन्यू पे टैक्स का एक्सपेंस कितना, इस पे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेट रेट, तो इसका ये जो इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे हमारी रिटेन्ड अर्निंग यानी नेट प्रॉफिट कम हो गई। तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कहाँ पे पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग। हाँ, तो ये थी इतनी बड़ी इसके पीछे की रीजनिंग थी, समझे। बिलाल भाई ने कहीं से आंसर गूगल से करवा लिया क्या? बिलाल भाई ये तो है मतलब, लेकिन पूरा पढ़ा है उसको ब्रेक में। कहाँ, मतलब नहीं समझे क्या बोले? आंसर निकाला, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बस निकाल के नहीं बोल दिया उसको। पूरा मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, सारे क्वेश्चन को और सारे डिटेल से पढ़ा है और बहुत कुछ समझ में भी आया। तो ये जो अभी मैं जो समझाया वो सही लॉजिक समझाया या कुछ अलग चला गया? नहीं सही है। पूरा नंबर का हम एक बार और देख के आपको फिर से बताएंगे, हमको कुछ पूछेंगे हमसे, दोबारा एक बार देखेंगे उसके बाद पूछेंगे। लेकिन 17 का एक्सप्लेनेशन मेरा करेक्ट है ना? हाँ 17 का सही, नंबर्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, सही है। हाँ सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 अब आपको बताना पड़ेगा, मैं मानूंगा नहीं। Exclude from depreciation asset cost. डेप्रिसिएबल एसेट कॉस्ट यानी एसेट का जो भी खर्चा होगा वो सब एसेट में जोड़ के ही डिप्रिशिएट होगा। नो ड्राइव अवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एक ही लैंड है, एक ही कंस्ट्रक्शन पहले बोलना एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो जब आप कोई कॉस्टिंग निकालेंगे कोई एसेट की, उसमें आपको किसको डेप्रिशिएट नहीं करना है? लैंड लेवलिंग बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा डाउट हो गया। ये इधर लैंड है, लैंड फ्रंट कॉस्ट नहीं आता है ना, इसलिए मैं बोला राइट। फ्रंट कॉस्ट भी आ सकता है, लैंड को भी नहीं। अगर कुछ और एसेट हुआ तो, मशीनरी हुआ तो। देखें ये क्वेश्चन किस अजम्पशन पे है वो बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस अजम्पशन पे है कि कोई एसेट है या कोई लैंड होगा
जिसके ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो लैंड की जो लेवलिंग कॉस्ट है वो लैंड के कॉस्टिंग का पार्ट होगा, और लैंड के कॉस्ट डिप्रिशिएट नहीं होते हैं, वो बेसिक असम्पशन है। ठीक है। लैंड लेवलिंग कॉस्ट, लैंड लेवलिंग कॉस्ट जो होता है वो साइट प्रिपरेशन यानी लैंड के डेवलपमेंट का वो कॉस्ट होता है, लैंड के डेवलपमेंट का वो कॉस्ट होता है, इसीलिए उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे, क्योंकि वो लैंड का पार्ट बनेगा, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता है लैंड। तो दोनों को आपको एक बार सोचना पड़ेगा, यू नीड टू थिंक इन दिस वे। तो ये जो लैंड लेवलिंग कॉस्ट है ये आपके इसका बिल्डिंग का पार्ट नहीं बनेगा, ये लैंड डेवलपमेंट का पार्ट बनता है, और जो कि लैंड डिप्रिशिएबल एसेट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए हमको। plus 1700, 40,000, 839, 4,300. Divided by 5. और ट्रिकी है ये। कॉस्ट ऐसे नहीं है भाई, क्या हो गया आपको, थोड़ा सा नंबर देख रहे हैं वो हो जा रहे हैं, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कमजोर पड़ जा रहे हैं, ऐसा होता है। डबल डिक्लाइनिंग, अच्छा तब 4,300 divided by 5 पहला तो ये 38,000 प्लस 1700, तो मान लीजिए एसेट का कॉस्ट कितना बन गया, 40,300 बन गया। अब बोले इसकी सालवेज वैल्यू है 1000, यहाँ पे डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, नहीं लेना है। इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, ये 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन है, तो डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा उसको पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है, 40%। आएगा 9672। हाँ एग्जैक्टली, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन बनेगा भैया इतना, तो ये निकाल दीजिएगा आप, पहले साल के डेप्रिसिएशन यानी 40,000 से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल गया। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए फिर मल्टीप्लाई बाई दिस कर दीजिएगा, तो 9672 ईयर 2 का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, वही 2 का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रमोद भाई इसका आंसर बनेगा बी या डी, डी बनेगा, डी डी। चलिए 20 नंबर सवाल बताइए। हाँ बता क्या होगा इसका। डी होगा, सम ऑफ डिजिट। डी, डी, डी फॉर दुनिया। यस, Which method give the lowest net income in early asset life? सम ऑफ डिजिट। कैसे? ज्यादा डिप्रिसिएट होता है। कंपोजिट का कोई रेट है क्या? कंपोजिट का याद है आप लोग को कुछ? कंपोजिट डेप्रिसिएशन, यूनिट डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ याद है कॉन्सेप्ट? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बता देगा, कंपोजिट को पूरा डिफाइन कर देगा। वाह क्या बात है, माशाल्लाह, सच है, आई एम रियली हैप्पी, लाइफ में पहली बार। लाल भाई गुड गोइंग। 18 का क्या आंसर था जी? 18 का आंसर हमको लग रहा है गलत है, जो आप मार्क किया।
ए आंसर गलत कैसे मार्क कर देंगे? 19 का आंसर क्या था? नहीं लिख दे रहे हैं ना, टेबल भी बन जाएगा ना। 19 का 96 डी। और 20 का आंसर बता दें, डी। ठीक है, तो SYD है ना। हाँ ठीक है। 21 का बताइए चटक। 21 का कंपोजिट है भाई। 21 बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर परचेज द कंप्यूटर 35 मल्टीप्लाई बाय 10 6 ईयर लाइफ डेस्क। मेरा इसमें 20 का आंसर क्या था? डी डी सम ऑफ यस डिजिट हाँ मेथड। सही है। SYD सम ऑफ यस डिजिट मेथड। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 21 का सोचो आप। 21 बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर परचेज अ कंप्यूटर 35 मल्टीप्लाई बाय 10 6 इयर्स लाइफ। एक चीज हो गया। दूसरा है डेस्क 500 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 एंड वर्ड प्रोसेसर है 300 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 लाइफ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इसमें क्या हो सकता है बताइए? पहला सोचिए, यहाँ पे पहला बोल रहा है कंपोजिट है, इसमें से पढ़ना है, कोई बाहर से नहीं लाना है। कंपोजिट, ग्रुप, इन्वेंट्री, रिप्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जो बात बन रही है वो बन रही है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या होता है, सबके एसेट को ऐड कर लेते हैं और जो प्राइमरी एसेट की जो लाइफ होती है उससे उसको डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये एक छोटा सा आपको टेक्निक बता दिया, ठीक है। चलिए अब आए जी। प्राइमरी यहाँ पे क्या होगा बताएं? कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मेजर मेन एलिमेंट। अभी जब अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे बुक नहीं कंप्यूटर हटा करके डेस्कटॉप हो, डेस्क हो या वर्ड प्रोसेसर हो, ये सब चीज तो सेकेंडरी। अगर कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो फिर ये सब कोई काम का नहीं। मैं इसीलिए तो बोल दिया कि प्राइमरी के ऊपर लगाना। अब आपको एक कंपोजिट सप्लाई का लाइफ टाइम एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलिएगा पूरी जिंदगी में। फ्लाइट में चढ़ते हैं आप, फ्लाइट में खाना मिलता है ना। अरे सुन लेना पहले, बात तो सुनिए। फ्लाइट में खाना मिलता है, सुनिए। फ्लाइट में खाना मिलता है, ठीक है। तो खाना अपने आप में अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी वो रेस्टोरेंट सर्विस है, फूड सर्विस है, खाना सर्विस है, कुछ भी है। लेकिन कोई आदमी खाना खाने के लिए फ्लाइट में नहीं जाता, तो खाना उसके लिए हमेशा सेकेंडरी काम है। जब प्राइमरी काम क्या, फ्लाइट का टिकट। तो जो फ्लाइट का जो टैक्सेशन होता है या फ्लाइट की जो रूल्स होते हैं वो उस खाने पे अप्लाई होते हैं। तो कंपोजिट का इससे बेहतर एग्जांपल कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जीएसटी का बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। या कोई भी मान लीजिए जो फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं, तब कैसे उसको याद रहेगा? भाई साहब, अब तो ये वो सवाल हो गया ना कि जिसमें ये अब यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको और 6 सवाल खत्म करने हैं। और आपको पता नहीं, पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगा आपकी बात। 22 नंबर सवाल है। 22 में क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। किस सिचुएशन में बताना है? सर्विस पोटेंशियल डिक्लाइन इन यूज। इसका एग्जांपल बताना पड़ेगा। भाई कोई भी मशीनरी जो है वो जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा, मतलब उसकी डिक्लाइन ज्यादा जल्दी होगी। हाँ उसका ऑब्सोलेंस जल्दी होगा। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो 22 का ए भी बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। अब आपके सवाल बनते हैं 23 का जल्दी से बता दे क्या बोलता है।
फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन मॉडल है। रिवैल्यूएशन मॉडल देखिए कॉस्ट तो हिस्टोरिकल हो गया ना जी, हां सही तो फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड एंड इम्पेयरमेंट स्लैश इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, बहुत एक बकायदा पूरा क्वेश्चन था हमारे स्टडी मॉड्यूल में 24 नंबर का ये आंसर। हाँ जी बताएं भाई 24 का क्या है आंसर? 155 सही है ना? हाँ पूरा एक साथ 155। चलिए 25 का बताएं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या? पहले साल में नहीं, दूसरे साल में, जिस साल में एजुकेशन एक्विजिशन हुआ, जिस साल में खरीद के लाया उस साल में नहीं, उसके बाद वाले साल में। कॉस्ट और सही सही फेयर वैल्यू, नहीं कॉस्ट सही बोल रहे थे। कॉस्ट और फेयर वैल्यू सब्सिक्वेंट है। कॉस्ट और फेयर वैल्यू हाँ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू सही तो जा रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? ये पूरे ऑप्शंस पूरे एक ही जैसे हैं। वो तो एग्जाम में इससे भी खतरनाक मिल जाएगा, तो आप टेंशन न लो, एग्जाम में तो और खतरनाक। हाँ ये पूरे क्वेश्चन पेपर से निकाले और नहीं मैंने ऐसे क्वेश्चन आए थे ना भाई, ये मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं, और मैं जो आपको स्टडी का वो जो ये दिया हूँ एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ये सही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आएगा इसलिए क्वेश्चन ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 बताएं। बताइए ना जी, समझाइए ना भाई IFRS जो है उसमें जो PPNE का जो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होता है, वो सब्सिक्वेंट में आपके पास लिबर्टी है, एट द ऑप्शन ऑफ द बिजनेस है कि वो कॉस्ट पे कैरी फॉरवर्ड कर ले या फिर वो रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे ले जाए। ठीक है, तो ये दोनों चल सकता है, या इधर यू कैन कीप ऑन कॉस्ट और यू कैन गो फॉर द फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन। ओके 26 पहला तो देखिए, इंस्टॉलेशन अगर इम्प्रूव हो गया तो क्या होगा बताएं। अगर कोई भी चीज इंस्टॉलेशन से किसी भी एसेट की लाइफ, फंक्शनेबिलिटी, इफिशिएंसी, ऑपरेशनल कैपेसिटी अगर इम्प्रूव हो गई तो वो कैपेक्स बन जाएगा भाई। सी हाँ ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी बोलिए। बोल रहा है द जनवरी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सम 40,000, कंप्यूटर पे 2,80,000, इंश्योरेंस, रेंट, सैलरी, सप्लाईज, ऑटोमोबाइल, यूटिलिटी, कैपेक्स बताना है इसमें से। तो इसमें से नेचर एक्सपेंसेस 310 कैसे आ रहा है? कंप्यूटर एक्सपेंस और क्या बोल रहे हैं? एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा क्या? एडवर्टीजमेंट दूसरी जगह आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? दूसरी जगह में कहाँ जाएगा? मार्केटिंग एक्सपेंस। अच्छा, और इंश्योरेंस वो भी एक्सपेंस है, और वो तो और उसके बाद ही जाएगा, एडवर्टाइजमेंट के भी नीचे। इंश्योरेंस प्रीपेड जिसमें चला जाएगा, नो एक्सपेंस में जाएगा। तो कौन 370 है ना? आंसर कितना है? 370 है। चले 28 का जल्दी बताएं भाई। अमेंडमेंट 40 साल और 15 ईयर डिप्रिसिएशन मेथड। पॉपुलर टू 15 ईयर, मतलब यही आंसर होगा 15 साल। क्या लिख रहा है? एम्यूजमेंट पर 40 साल लाइफ है राइड की, लेकिन उसकी पॉपुलर फॉर 15 ईयर्स। एक्चुअल में जो पॉपुलर है वो
2 लाइफ, अब मैंने जब हम आपको वो पढ़ाए थे इंटेंजिबल पढ़ाते, तो मैंने आपको 2 लाइफ या 3 लाइफ मैंने डिफाइन किया था। मैंने बोला था लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, डॉक्यूमेंट वाइज लाइफ। तो ये एक्चुअल में जो 15 है वो उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है। यानी इतना तक वो पैसे कमा के देगा, उसके बाद वो यूजलेस पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे आप एम्बेसडर कार पहला 15-20 साल यूजफुल लाइफ था, अब वो क्या बन गया, विंटेज बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या बनेगा जी, बी बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आपको सॉल्व करने में 2 दिन लगे हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए सोचने का विषय है, आप लोग को 2 दिन नहीं लगना चाहिए था इस सवाल को करने में, ठीक है। ये बहुत अग्री तो ठीक है, बट इस अग्री का क्या करेंगे हम, एग्जाम आपने देना है। अगली के बाद इंशाल्लाह आइंदा वाला जो सवाल है वो टाइम पड़ेगा। चले कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो है टाइम वाला दे दे रहा हूँ, ऐसा क्या है इसमें, कुछ थोड़े कोई दिक्कत का बात है। अगला जो क्वेश्चन का हम क्वेश्चन सेट दे दे रहे हैं, बुक से दे दे रहे हैं आपको, बुक से कर लीजिएगा। और बुक से हमने आपको बोला था यूनिट 4 पूरा कंप्लीट करना है, जो कि आपने नहीं किया है। फिर आपको दिखा दे रहा हूँ कि यूनिट 4 में क्या था कंप्लीट करने के लिए आपको। तो संडे फ्राइडे मंडे जो इस बार मिलेगा आप लोग को, ठीक है, उसमें क्या कीजिएगा, इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज बोली थी, लीज बोली थी, इंटेंजिबल एसेट बोला था, इम्पेयरमेंट बोला था, ये सारे सवाल मैंने बोले थे कंप्लीट करने के लिए आपने। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ, हाँ, ये अभी तक आपने ये क्वेश्चन नंबर 28 तक किया है, देखिए इधर पेज नंबर है 132, ठीक है। अभी तक ना आपने इम्पेयरमेंट किया है, यानी आप अपने 1 हफ्ता के टास्क के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हैं। ना आपने इंटेंजिबल एसेट किया, जो कि हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाया है पहले से, ठीक है। इट इज लाइक अ रिपीट ऑफ योर क्लासेस। फिर लीज का मैंने एक एक क्वेश्चन आपसे कराया है, तो इसका मतलब है ये 3 चैप्टर आपको करके आना है, ठीक है। तभी हम अगला चीज कराएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है सर, कोई हड़बड़ी का जरूरत नहीं है। और इनकम टैक्स को हम सबसे ज्यादा करवाया है क्लोजली, एकदम अंदर घुस घुस के एक एक सवाल हम लिख के करवाए हैं, ठीक है। तो जो 114, प्रमोद भाई के दोस्त नहीं आए आज। प्रमोद भाई के दोस्त नहीं आए हैं, तो वो तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने मैसेज किया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो सब यूनिट 5 तक आपका होमवर्क है। आपने सब यूनिट 1 किया है, सब यूनिट 5 तक होमवर्क है, प्लीज करके आइएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने एकदम इमीडिएट भाग भाग के, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम करवा देंगे। इसको मेरा क्लास में अपलोड कर दिया है। इसको ये क्वेश्चन पूरा अपलोडेड है भाई, अच्छा, ठीक है। चले, ओके। पेज नंबर 154 तक, 154 तक, 154 तक कोशिश करिए भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट किस दिन चेंज ला देगा आप लोग को पता नहीं है, ऑलरेडी ओमान में ला दिया है चेंज, ठीक है। चले, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। हाँ तो निकालो ना, निकालो, बेटा खाना नहीं खाओगे तुम, मेरा क्या इंतजार है।